दोनों की नई ई बुक है ना? 23 की तो है दोनों की। सही तो है, नहीं तो है? हाँ जी, हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने फिजिक्स का डीजे। देखिए बच्चों, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th के लिए आपका कमिंग एग्जाम है फिजिक्स, और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है, जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब जैसे आप देखें मशीन्स में से आपको 100% 10 मार्क्स का आसपास मिलना है। इसी तरीके से आप देखें साउंड, उसमें से 10 मार्क्स का आपको मिलना है। इसी तरीके से कैलोरीमीट्री, उसमें से आपको 10 मार्क्स का मिलना है। और ये पूरी की पूरी जो आपकी लाइट वाला यूनिट है, ये 20 नंबर की है लगभग, और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये आपका 20 नंबर का है। तो अब इस हिसाब से आप बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जी ऐसा है, इसमें से हमें 6 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो मैं दूसरे वाले सेक्शन में कोई से 6 चैप्टर कर जाएंगे, 5 तो मिल ही जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। जितने आप स्मार्ट बन रहे हो, बोर्ड भी बहुत स्मार्ट है। बोर्ड भी मिक्स कर देता है क्वेश्चंस को, ताकि आपको सभी तरीके की वैरायटी करके जानी पड़े। तो ये रिस्क मत लेना बेटा। ये रिस्क आपका एक तरफ ज्योग्राफी में कामयाब हो गया होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में फिर भी सेटिंग बन जाती है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की, जो मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके मुझे पता लगता है, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है। इस चीज को अब इसी में ही मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं बड़े एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, और जिसका नाम है कैलोरीमीट्री। देखो बच्चों, ये 10 नंबर का चैप्टर है। श्योर शॉर्ट 10 नंबर का मिलेगा। 5 नंबर आप मानकर चलो सेक्शन ए में, 40 मार्क्स वाला जो सेक्शन ए है आपका, और सेक्शन बी में भी ये आप मानकर चलो 40 मार्क्स का जो दूसरा सेक्शन है, उसमें से भी 5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, या 3 नंबर का या 2 नंबर का। तो दोनों सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ये तय है। अब ये हो सकता है आगे वाले में सेक्शन में कम हो, बी में 5 का हो जाए। अब दैट डिपेंड्स, अब वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हमें इस चीज के ऊपर बहस करना या टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो देखिए भाई, कैलोरीमेट्री क्या है भैया? सीधा सा इसका सिंपल सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है कि हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट टेम्परेचर। जैसे सर्दियों में हम जो पानी लेते हैं गर्म, उसके अंदर ठंडा पानी मिक्स करते हैं। ठंडा पानी मिक्स करने के बाद क्या, अब वो जो ठंडा पानी मिक्स करने का आपका अलग अलग ऑर्डर है, वो सबका सेम होता है? कोई बहुत तेजी से तेज गर्म से नहाता है, कोई बिल्कुल निवाए पानी से नहाता है। तो सबका वो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ रही है बात? अब इसके अंदर जो डेफिनेशंस वगैरह है, अब उसके चक्कर में हम लगेंगे तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखो, इसमें एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हमेशा 1 केल्विन चेंज के बराबर होता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा आप। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन चेंज, दोनों। क्योंकि डिग्री सेल्सियस वाले में भी मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 100 होता है, तो 100 पार्ट में बटा हुआ है। इसी तरीके से जो आपका केल्विन में है, उसमें भी आपका 273 और 373 हाईएस्ट, दोनों फिर 100 पार्ट में बट रहे हैं, इसलिए दोनों के अंदर एक पार्ट का भी डिफरेंस सेम हो। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इक्वल टू 1 केल्विन चेंज, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब दूसरा इसके अंदर आपका दूसरा जो पॉइंट है Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। M हो गया मास, C हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा T हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। तो MC डेल्टा T Q इक्वल टू ये जो भी आपका सब्सटेंस है हीट सप्लाइड उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी और कितने टाइम के लिए दिया गया है, सॉरी कितना टेम्परेचर कितना उसका राइज किया गया है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा उतना ज्यादा हीट होगी, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा हीट सप्लाई होगी या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। भाई दो ही चीज तो होंगी, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। ठीक है जी। और M मास हो गया, मास के ऊपर। तो एक ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो यूनिट है उसके बेसिस पर ही आपको चलना है, ये एग्जाम में आपको दिया हुआ होगा। अब हीट कैपेसिटी एक और फॉर्मूला आएगा इसमें, उसमें होगा जो भी आपकी एनर्जी सप्लाइड है उसको अगर आप राइज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय राइज इन टेम्परेचर के कितना टेम्परेचर राइज हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताया ही, सिंपली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हीट कैपेसिटी है उसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें। अब हीट कैपेसिटी को तो हमने C डैश से रिप्रेजेंट किया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो C इक्वल टू C डैश अपॉन मास। किसी के भी हीट कैपेसिटी को अगर उसके मास से डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या डेवलप होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहा है क्योंकि ये हर सब्सटेंस की यूनिक होती है। क्या होता है, कैलोरीमीटर एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी की भी हीट कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं कि भाई उसने कितनी हीट लूज की या कितनी हीट गेन की किसी भी बॉडी ने। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जो एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए थिन शीट ऑफ कॉपर से बना हुआ होता है। ठीक है जी। अब उसका रीजन क्या हो गया, दैट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा है कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसीलिए वो खुद के लिए हीट टेम्परेचर एक्वायर नहीं करेगा, तो इसलिए कॉपर लिया जाता है क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है। तो अब ये आपसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई जो कैलोरीमीटर है वो थिन शीट ऑफ कॉपर से बना हुआ होता है, क्यों? दो रीजन लिखो, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहला क्या लिखेंगे आप, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है जी, और दूसरा इसकी लो स्पेसिफिक हीट होती है, तो अपने लिए ये ना के बराबर हीट यूज करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, आउटर और इनर सरफेसेस ऑफ वेसल्स पॉलिश कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? ताकि उनसे हीट रेडिएट ना हो। ठीक है, हीट भाई देखो, अगर हीट वेस्ट हो जाएगी, या तो कॉपर ले ले उसे और या वो जनरेट हो जाए, रेडिएट हो जाए, तो फिर क्या एक्चुअल थोड़ी आई वो? भाई कितनी हीट लूज हुई, कितनी गेन हुई, तो हमारे पास उसका आइडिया ही नहीं होने का। एक दिमाग में भ्रम रहेगा कि भाई कहीं रेडिएट तो नहीं हो गई, कहीं कॉपर ने तो नहीं ले ली या मेटल ने तो नहीं ले ली। इसलिए कॉपर लेते हैं क्योंकि हम पहले से ही उस चीज माइंड सेट कर लिया हमने कि जो वेसल है वो कोई खास हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करेगा। और ऐसे ही हमने उसमें थिन शीट पर क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दी आउटर और इनर सरफेस, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई रेडिएशन के चांसेस हमने बिल्कुल लो कर दिए। नेक्स्ट आता है जी, अब इंसुलेशन के लिए वुडन जैकेट में रखते हैं हम। दूसरा, अब पुअर कंडक्टर होती है वूल, उसके अंदर भर देते हैं, तो वो और आपका रेडिएशन के चांसेस को लो कर देता है। तो अब आप हीट ऑफ कंडक्शन भी नहीं है, तो भाई हीट कंडक्शन भी खत्म, रेडिएशन भी खत्म, और कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट होने की वजह से उसके द्वारा भी हीट को एब्जॉर्ब करने के चांसेस भी निल।
ठीक है जी। कॉपर ले लिया क्योंकि उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके ऊपर बन सकते हैं। अब प्रिंसिपल इसका सिंपल है, जो अभी मैंने बताया था, हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कूलर बॉडी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहेंगे इसको हम? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बेसिस पर आपका फॉर्मूला बनेगा ये कि हमने हॉटर बॉडी का मान लिया आपका m1 इसका मास, C1 इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है जी, और इसका टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर इसे T तक आना है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया ये इक्वल टू M2 C2 और ये क्या होगा T से, क्योंकि यहां T बड़ा होगा भाई, ये तो हीट लूज करेगा तो ये हायर टेम्परेचर पर होगा, दैट इज हायर टेम्परेचर। ये हीट लूज कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है, तो ये लोअर टेम्परेचर पर होगा। तो और ये T1 तो इसका टेम्परेचर हो गया हॉटर बॉडी का, T2 हो गया कूलर बॉडी का, और T हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर जिसके ऊपर वो पहुंचना है। तो ये सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए आपने आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा होगा। अब इसको ध्यान से समझिए, बड़ा आसान सा है। अभी मैंने आपको बताया कि पानी देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, तो वही कॉन्सेप्ट है। अब आप इस तरीके से समझिए कि ये है आपका सी और ये है आपका लैंड। ठीक है जी। अब ये धूप पड़ रही है जी, सनलाइट। ठीक है जी। अब धूप पड़ने की वजह से धरती जल्दी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हीट अप अर्ली, जिसकी वजह से यहां से गर्म हवाएं ऊपर उठकर आ जाएंगी। अब इस खाली जगह को लेने के लिए ठंडी हवाएं, कूलर विंड्स कहां से कहां चलेंगी? सी से लैंड की तरफ, क्योंकि पानी उतनी जल्दी ठंडा गर्म नहीं होगा। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज, जो कि वहां के टेम्परेचर को मॉडरेट रखेंगी। कब? ड्यूरिंग डे। ठीक है जी। अब आ जाओ जी नाइट में। नाइट में किस्सा हो जाएगा दूसरा। नाइट में क्या होगा? नाइट में ये ठंडा हो गया क्योंकि जल्दी गर्म होगा, जल्दी लैंड बिकम्स कूलर अर्ली, देन वाटर, सी वाटर, सी वाटर से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो सी के ऊपर गर्म हवाएं निकलेंगी, हॉट एयर। अब सी से निकलेंगी ना गर्म हवाएं, अब ये ठंडी हवाएं इनकी जगह लेंगी, तो ये क्या होगा? लैंड ब्रीज। रात को वहां पर लैंड ब्रीज चलेंगी, दिन में सी ब्रीज, और टेम्परेचर रिमेन मॉडरेट। ये आपने मैरी टाइम क्लाइमेट ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। जितने भी कॉन्टिनेंटल एरियाज वो आपका सी शोर होते हैं, उनके आसपास की, चाहे गोवा है, चाहे मुंबई है, चाहे कोयम्बतूर है, इस तरीके के जितने भी जगह हैं, वहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर आपका 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम रहता है। ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उसका कारण आपका ये है। समझ में आ रही है बात? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हॉट वाटर बॉटल्स, फॉर्मेंटेशन। मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी ने गर्म पानी की बोतल भरी, आपको दे दी, आपने उसको लगा लिया, बड़ा आराम सा पड़ा जी। आराम क्यों पड़ा? क्योंकि जो उस हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, और हमें रिलैक्स इसलिए महसूस होता है क्योंकि पेन की वजह जो अकड़न होती है ज़्यादातर, अब वो धीरे धीरे मांसपेशियां या जो भी दिक्कत टिश्यूज में, सेल्स में हो रही हैं, वो फैल जाएंगी, अपने नॉर्मल शेप साइज में आ जाएंगी, एंड वी फील रिलैक्स।
समझ में आ रही है जी बात। नेक्स्ट है आपका वाटर इज यूज्ड एज इफेक्टिव कूलेंट, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये 4180 इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये गर्म होने में भी समय लेगा और ठंडा होने में भी समय लेगा, तो यही बात आप लिखेंगे। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज हीट रिजर्वॉयर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल्स टू अवॉइड फ्रीजिंग। अब वहाँ क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि पानी वही अपनी हीट लूज देर से करेगा और जमने से वो बच जाएंगे, नहीं तो पानी पीने को ही नहीं मिलेगा, सब जम जाएगा उनका, पिएंगे क्या। समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट, अब फील्ड्स में इसीलिए पाला पड़ता है, आपने पढ़ा जी, पाला पड़ा फसल खराब हो गई, फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट में भी क्या करता है, ऐसे टाइम में किसान क्या करते हैं, रात में पानी भर देते हैं थोड़ा थोड़ा। अब पानी भरने की क्या होगा, पानी उस हीट को जल्दी लूज नहीं करेगा, तेजी से ठंडा नहीं होगा, और जो प्लांट्स के अंदर जाइलम वेसल्स हैं वो फ्रॉस्ट जमेंगी नहीं और पानी को आसानी से कंडक्ट कर पाएंगी। अदरवाइज क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा, खाना पीना ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ए हाई कंटेंट, इसीलिए सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स 70 से 90% किससे बने हुए होते हैं, पानी से होता है उनका शरीर। यही वजह है क्योंकि वाटर इज द हैविंग हाईएस्ट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसीलिए हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हमारा शरीर 70 से 90% पानी से मिलकर बना होता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और बाकी जो अभी हमने डिस्कस करा था, देखो द बेस ऑफ ए कुकिंग पैन इज मेड थिक, ताकि उसका हीट लॉस मतलब धीरे धीरे वार्म होते रहे, लार्ज हीट धीरे धीरे सप्लाई करे वो। ठीक है, और इसी तरीके से बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज मेड हैवी एंड थिक, तो वही लार्ज रिमेन्स हॉट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, और ग्रेजुअली हीट को धीरे धीरे पास करे। ठीक है, वेसल्स फॉर द आपका मेजरमेंट ऑफ, ये आ गया ना, और थिन शीट ऑफ कॉपर, अभी मैंने आपको बताया ही था दोनों रीजन उसके। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं इसके ऊपर हमें डील करना है, जैसे कि आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 में बता रहा हूं। देखिए जी, ये कह रहे हैं 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड, ये वेसल है, वेसल के अंदर 50 ग्राम पानी है एट 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर हमने पोर किया है, वी पोर आपका 50 ग्राम वाटर, सॉरी 40 ग्राम वाटर, 40 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, इसके अंदर हमने पोर किया है। अब ये वाटर हो गया हमारा हॉटर, ये हो गया उसके बेसिस पर कूलर। ठीक है जी, और फाइनल टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है इसके अंदर, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये T हो गया जी, ये T1 हो गया जी, ये T2 हो गया जी। अब बताओ कुछ रखा है इसमें, सिंपल सी बात करनी है हम। तो मेन मुद्दे का क्या है काम, कि हमें कॉन्सेप्ट से जुड़ना है। अब कॉन्सेप्ट सीधा लगा दो और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कूलर बॉडी। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला हो गया जी आपका M1C1 T1 माइनस T इक्वल टू M2C2 T माइनस T2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर इसका आपके लिए तैयार है। अब ये आपका M1 हो गया और ये हो गया M2। तो M1 क्या है 40, ठीक है जी, इनटू C1। अब वाटर का तो वो तो दोनों तरफ वाटर ही है, तो 4.2 ही लेंगे जो आपको इसके अंदर दिया हुआ है। ये तो दोनों की कैंसिल ही हो जानी है एक तरीके से। अब T1 क्या है हमारा, T1 है हमारा 60, तो 60 माइनस 30 और इक्वल टू M2 की जगह आ जाएगा 50, 4.2 और ये हो जाएगा आपका 30 माइनस
20। आंसर अब आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है जी, समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अब आप इससे दोनों से आपने निकाल दिया। हीट कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे, लास्ट में उसको दोनों को किसके बराबर रख देंगे, दोनों के जोड़ के बराबर रख देंगे ये। ठीक है, क्लियर? ये दोनों प्लस होंगी क्योंकि फाइनल हीट टेम्प हमें वेसल की हीट कैपेसिटी बतानी है। तो ये टोटल हीट जो जनरेट हुई टेकन बाय द वेसल, ठीक है, नो हीट लॉस मानते हुए, तो वो हॉटर बॉडी का आएगा, इसमें प्लस वेसल का और आएगा, इसमें प्लस वेसल। समझ में आ रही है बात? तो इसमें प्लस वेसल का जो है वो वेसल वाला हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आपके डील होंगे। अब नेक्स्ट इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है भैया, चेंज ऑफ फेज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। क्या है, देखो आपका आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ये मेल्ट हो गई और ये बदल गई, अब ये वाटर में बदल गई 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, और फिर ये वाटर में सपोज करो बदल गई 10 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आ गया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, कि आइस जो है यहाँ पर इसने हीट क्या करी है, एब्जॉर्ब, और ये किस में बदल गई, पानी में मेल्ट हो गई, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब फिर इसने हीट एब्जॉर्ब करी, अब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आप देखिए कि टेम्परेचर हियर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट स्टेट इज चेंज्ड, स्टेट बदल गई। यहां ये सॉलिड है, यहां ये लिक्विड में बदल गया। तो स्टेट चेंज हो जाए लेकिन टेम्परेचर सेम रहे, तो ऐसे पर्टिकुलर हीट को फिर उस टाइम पर हम कहेंगे लेटेंट हीट। क्या नाम देंगे उसको हम, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही, क्योंकि हम टेम्परेचर के अंदाजा कैसे लगाते हैं, हम टेम्परेचर का अंदाजा लगाते हैं किससे, टेम्परेचर चेंज, मतलब हीट का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं, टेम्परेचर चेंज से। अब टेम्परेचर तो वहीं का वहीं है, तो हमें तो कुछ लगेगा ही नहीं, हमें महसूस होगा ही नहीं, हमें यह पता लगेगा ही नहीं कि हीट एक्चुअली ली गई है या दी गई है। बल जबकि यहां पर हीट ली गई है, एब्जॉर्ब की गई है, तो ये हीट गई कहां, वेयर डज दिस हीट गो, वेयर डज दिस हीट गो, ये गई कहां, तो ये भैया गई है यहां आइस के पार्टिकल्स हैं पास पास। अब ये इन्होंने ली लेटेंट हीट और ये बदल गए, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाने में ये सारी हीट खर्च हो गई, और इसीलिए टेम्परेचर बढ़ा नहीं और हमें महसूस दिया नहीं। इसीलिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई, छुपी हुई हीट है जो हमें बाहर से महसूस नहीं होगी, क्योंकि बाहर से हमें महसूस करने के लिए हमारे पास इंडिकेशन है टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर तो एज इट इज रहा, वहां टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा, इसलिए इसका नाम रखा गया लेटेंट हीट। अब कहां गई है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को, डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जब तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और ये स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। आई बात समझ में? अब इसी तरीके से
हमने लिया जी वाटर, ठीक है जी। अब ये वाटर था सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस पर, हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, हीट एब्जॉर्ब। अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर पहुंच गया भैया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अब ये बन गया स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहां पर भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगेन फिर यहां पर क्या बात आएगी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से वेपर में बदल गया ये, स्टेट चेंज हो गई, गैसियस स्टेट हो गई लिक्विड से, यानी कि इसके पार्टिकल्स जो थे अब भैया और भी दूर दूर हो गए पार्टिकल्स, यानी कि इनके बीच का साइज बढ़ा दिया, फिर वही उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी। अगेन यहां क्या होगा, लेटेंट हीट। अब इसीलिए हम इसे तो कहेंगे, यहां पर जो लेटेंट हीट होगी उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहां पर जो लेटेंट हीट होगी इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रही है जी बात। अब ऐसा नहीं है कि उल्टा काम नहीं हो सकता, उल्टा भी होगा। यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, उसके अंदर हीट रिलीज होगी, उल्टा काम करेंगे, वहां हीट रिलीज होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़ेंगे। अब यहां पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, क्या, किसका, लेटेंट हीट का। ये नया कॉन्सेप्ट आपका इसके साथ जुड़ गया। अब लेटेंट हीट के लिए यहां पर आपका एक वैल्यू और जुड़ जाएगी, और जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दैट इज एल। एल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेटेंट हीट को, दैट इज Q अपॉन M। जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं आप या हीट रिलीज कर रहे हैं, उसको मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेटेंट हीट आ जाएगी, या हम कह सकते हैं Q इक्वल टू M इंटू एल। समझ में आ रही है बात, लेटेंट हीट इक्वल टू मास, ठीक है जी। एल क्या है, एल है आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। एल क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है जी। और क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, ठीक है। समझ में आ रही है जी बात, क्लियर। तो अब इसके बेसिस पर हमारे नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। पहला, बर्फ गिरती है, तो जब बर्फ गिरती है, जब ठंड नहीं होती, बर्फ गिरने के बाद ठंड होती है। अब देखो बर्फ गिरती है पहाड़ों पे, ठंड होती है मैदानों में, होता है ऐसा क्यों, क्योंकि वो पिघली, पिघलने के लिए उसने कहां से एनर्जी ली, सराउंडिंग से, तो इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो गया। अब टेम्परेचर लो होता है उसे तो सर्दी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर लेक पॉन्ड सब फ्रीज हो जाते हैं, डज नॉट फ्री एट वॉर्म, मतलब एकदम फ्रीज नहीं होते, क्यों, ठीक है जी, क्योंकि वाटर इन लेक्स लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू सराउंडिंग बिफोर फ्रीजिंग। तो जिसकी वजह से लेयर ऊपर तो बन जाती है, लेकिन अंदर की तरफ फ्रीज पूरी की पूरी लेक एक साथ नहीं होती, केवल अपर लेयर पर ही ऐसा हो। इस ड्रिंक्स गेट कूलर मोर क्विकली व्हेन एडिंग पीसेस ऑफ आइस देन आइस कोल्ड वाटर। मान लीजिए हमने कोई भी कोल्ड ड्रिंक ली, अब आगा आपने एक गर्म कोल्ड ड्रिंक ली हुई है, उसमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक डाल दी और एक में बर्फ डाल दी, तो कौन सी जल्दी ठंडी होगी, बर्फ वाली, क्योंकि बर्फ ठंडी उस गर्म कोल्ड ड्रिंक से क्या लेगा, हीट, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बन बन के आपसे पूछे जाने हैं। इसी तरीके से आइस इन ए फ्रोजन लोक स्टार्ट मेल्टिंग, इट्स सराउंडिंग बिकम्स कूल। वही भाई, वहां वो सराउंडिंग से ही तो क्या लेगी, हीट लेगी, और हीट लेने की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा, बर्फ मतलब वो तो मेल्ट हो जाएगा, सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी, तो हमें कपकपाहट छूटेगी, हम कहेंगे बड़ी सर्दी हो रही है जी। इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर हेल स्टॉर्म,
जब आइस मेल्ट होती है, देन ड्यूरिंग और बिफोर हेल स्टॉर्म, जब ओले पड़ रहे हैं या बर्फ गिर रही है उस दौरान, या बर्फ गिरने से पहले ठंड नहीं महसूस होती। कब ठंड महसूस होगी? बर्फ गिरने के बाद, क्योंकि वो जो बर्फ गिरी हुई है अब वो पिघलने के लिए सराउंडिंग से क्या लेगी? हीट, और जब हीट लेगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और जिसकी वजह से ठंड महसूस होगी। तो यही क्वेश्चन आने हैं छपे छपाए। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए भैया क्या जुगाड़ करना है, अब उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझिए। देखिए भैया आप कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल 5, कॉन्सेप्ट इसमें वही रहेगा, इसमें m प्लस m इंटू एल और जुड़ जाएगा। देखिए जी, एग्जाम्पल 5 में ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 0 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग आइस टू इट। ठीक है जी। अब देखो जो आपका वाटर है, वाटर वो है 300 ग्राम और है 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है जी। अब इसको किस में बदल दिया गया है? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है जी। तो अब ये कह रहे हैं वो सॉरी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, इसके अंदर आइस ऐड की गई है और इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस, ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। फाइनल टेम्परेचर 40 से 0 आ गया ये इसका। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि कितना मास आइस का, मतलब कितनी हमें आइस इसमें डालनी पड़ेगी, उसका मास निकालना है हमें। देखो भैया अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारा फाइनल टेम्परेचर तो हो गया 0, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था T1 वो हो गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब ये हीट लूज करेगा तो हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी क्या हो जाएगा भैया? mc डेल्टा टी। अब m क्या है? 300, c वही 4.2 और 40 इसका डिफरेंस हो गया। 40 माइनस 0 40 आ जाएगा। तो ये आ गया जी आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.04 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है जी। अब आइस जब ऐड करी जाएगी तो भैया यहां खेल खिलेगा Q इक्वल टू m इंटू एल का। अब ये m ही हमें निकालना है। अब इससे अलग करने के लिए हम इसको m डैश कह दिया, तो m डैश इक्वल टू Q अपॉन L। अब Q कौन सी होगी? भाई यही वाली तो हीट Q बन जाएगी। तो m डैश इक्वल टू 5.04 इंटू 10⁴ अपॉन 336, वो आपको दी हुई है। तो इसको डिवाइड करके आप m की वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आ रही है जी बात? तो अब इसमें क्या करना है भैया, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसे किस में बदला। अगर ये काम नहीं किया तो मुसीबत का काम हो जाएगा। इसी बेसिस पर ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रही है जी बात? क्लियर हो गया? तो अब ये कैलोरीमेट्री के आपने मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछे, वो मैंने आपको बताया कि किस बेसिस पर कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनको हमने अच्छे तरीके से इवेल्युएट किया, उनको समझा। तो यही चीज़ें हमें एग्ज़ाम में भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 100% आना ही आना है। अब या पहले वाले पोर्शन में से आ जाए या इस वाले पोर्शन में से आ जाए। आपने मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछे, वो मैंने आपको बताया कि किस बेसिस पर कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनको हमने अच्छे तरीके से ठीक है। समझ में आ रही है जी बात? हेलो, हैं? आ रहा हूँ अभी लाइव क्लास में, वो भी आ रहा हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों कल हम फिर जुड़ेंगे। जो भी आपके पोटेंशियल क्वेश्चंस हों, जो भी डाउट हों, वो लेकर आइएगा, उनको फिर डिस्कस करते हैं। अगला चैप्टर फिर आपको करा दूंगा।
ठीक है, जितने भी 1 2 जितने भी हो पाते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस को डील करते हैं इसी तरीके से। टाइम यही रहेगा 7:30, ठीक है। 7:30 पर मैं फिर लाइव होऊंगा और उसी बेसिस पर हम बेटा इनको डिस्कस करेंगे। आज हमने आपके समझ लीजिए कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए 10 नंबर पक्के कर दिए हैं मिनिमम। अब इनकी प्रैक्टिस करें और इसी बेसिस को अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। ओके।